नमस्कार। आज हम भारतीय कानूनी प्रणाली के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं, जमानत। हमारे पास भारतीय कानून में जमानत प्रकार और प्रावधान पर कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जमानत है क्या चीज? नमस्कार। बिल्कुल, जमानत एक जरूरी कानूनी राहत है। मतलब अगर कोई गिरफ्तार हो गया है या उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उसे कुछ शर्तों के साथ अस्थायी तौर पर बाहर रहने की इजाजत मिल सकती है। अच्छा। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि भाई जब तक दोष साबित ना हो जाए किसी को बेवजह लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जाए। सही बात है। तो कई तरह की जमानत होती होंगी। हाँ, सबसे आम कौन सी है? शायद नियमित जमानत। हाँ बिल्कुल, रेगुलर बेल। ये वो जमानत है जो गिरफ्तारी के बाद मांगी जाती है। ओके, गिरफ्तारी के बाद। हाँ, पुरानी सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 449 और अब जो नई भारतीय न्याय संहिता है BNSS, उसमें धारा 480 और 482 में इसका जिक्र है। तो ये मिलती कैसे है, मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद वो या उनका वकील नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं। अगर अपराध जमानती है मतलब बेलेबल, कम गंभीर किस्म का, हाँ, जिनका जिक्र सीआरपीसी 436 या BNSS 478 में है। बिल्कुल, तो उनमें पुलिस स्टेशन से भी जमानत मिल सकती है। ओह, पुलिस भी दे सकती है? जी हाँ, लेकिन अगर अपराध गैर जमानती है, नॉन बेलेबल, यानी ज्यादा गंभीर, जिनमें जमानत मिलना अधिकार नहीं होता। सही कहा, उनमें फैसला सिर्फ कोर्ट करता है और कोर्ट कई चीजें देखता है। जैसे अपराध कितना सीरियस है, क्या आरोपी भाग सकता है या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। महिलाओं, बच्चों या जो बीमार लोग हैं उनके मामलों में कोर्ट अक्सर थोड़ी नरमी दिखाता है। या फिर अगर FIR दर्ज होने में बहुत देर हुई हो तो उसे भी ध्यान में रखा जाता है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई गिरफ्तारी के बाद की जमानत, पर कभी कभी सुनते हैं कि पुलिस ने टाइम पर चार्जशीट ही फाइल नहीं की। उस केस में क्या होता है? वो शायद डिफॉल्ट जमानत कहलाती है। हाँ, बिल्कुल सही। इसे डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। CRPC की धारा 167 या BNSS की 187 में इसका प्रावधान है। तो ये कब और कैसे मिलती है? देखिए, कानून में पुलिस को जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करने के लिए एक समय सीमा दी गई है। अगर अपराध गंभीर है, मतलब जिसमें सजा 10 साल या उससे ज्यादा है, तो 90 दिन। 90 दिन? और अगर अपराध में सजा 10 साल से कम है तो 60 दिन। 60 दिन, ओके। अगर पुलिस इस तय समय के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पाने का एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं जमानत अधिकार पूर्वक मिलना। मतलब ये तो मिलना ही मिलना है फिर? हाँ, अगर समय सीमा पूरी हो गई और चार्जशीट नहीं आई तो कोर्ट को जमानत देनी पड़ती है। कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि टाइम लिमिट पूरी हुई या नहीं। लेकिन इसके लिए अप्लाई करना पड़ता होगा। बिल्कुल, ये अपने आप नहीं मिलती, अर्जी देनी पड़ती है, और वो भी चार्जशीट फाइल होने से पहले। अगर अर्जी देने से पहले चार्जशीट आ गई तो फिर ये अधिकार खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी अहम बात है। मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है इसमें। जी हाँ, ये एक तरह से जांच एजेंसियों पर भी दबाव डालता है कि वो समय पर जांच पूरी करें। दिलचस्प है, सिस्टम में एक चेक और बैलेंस जैसा हुआ। अब आते हैं एक और जमानत पर जो काफी चर्चा में रहती है, अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल, मतलब गिरफ्तारी से पहले ही जमानत। हाँ बिल्कुल, CRPC की धारा 438 या BNSS की 482। ये जमानत तब मांगी जाती है जब किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, खासकर अगर झूठे केस में फंसाने का डर हो। हाँ, ये एक बड़ा कारण होता है। ये जमानत सिर्फ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ही दे सकता है। अच्छा, निचली अदालतें नहीं? और आमतौर पे ये माना जाता है कि FIR दर्ज होने के बाद ही इसके लिए अप्लाई करना बेहतर है, वरना कई बार कोर्ट कह देता है कि अभी गिरफ्तारी का खतरा साफ नहीं है, अर्जी प्रीमेच्योर है। तो इसमें कोर्ट को कैसे यकीन दिलाना पड़ता है? आवेदक को कोर्ट को संतुष्ट करना होता है कि या तो उसके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है, या उसे फंसाया जा रहा है, या फिर उसकी उम्र या स्वास्थ्य ऐसा है कि गिरफ्तारी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें भी कुछ बदलाव हुए शायद हाल के सालों में? हाँ, कुछ अहम बदलाव हैं। जैसे 2018 में कानून में संशोधन करके रेप जैसे कुछ बेहद गंभीर अपराधों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। मतलब इन मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती? ओह, उत्तर प्रदेश में तो एक समय से हटा ही दिया गया था।
हालांकि अब कुछ संशोधनों के साथ ये फिर से लागू है। और वो SC/ST एक्ट वाला मामला, उसमें भी कुछ है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। SC/ST एक्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने कानून में धारा 18A जोड़ दी। इसके तहत इस एक्ट में दर्ज केस में अग्रिम जमानत मिलने की संभावना लगभग खत्म कर दी गई है। तो मतलब अग्रिम जमानत पाना कुछ खास किस्म के अपराधों में अब काफी मुश्किल हो गया है। हाँ, कह सकते हैं कि कानून थोड़ा सख्त हुआ है गंभीर अपराधों को लेकर। ठीक है, एक और जमानत का जिक्र आता कभी कभी, अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल। ये क्या है? ये तो शायद बहुत थोड़े समय के लिए होती है। हाँ, ये एक तरह की अस्थायी जमानत है। इसका सीधा जिक्र CRPC में नहीं है, लेकिन कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों मतलब इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके इसे दे सकते हैं। ये CRPC की धारा 482 के तहत आता है। अच्छा, तो ये कब दी जाती है? मान लीजिए किसी ने नियमित या अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है और उस पर सुनवाई में वक्त लग रहा है, तो कोर्ट उस बीच कुछ समय के लिए, जैसे अगली सुनवाई तक, गिरफ्तारी से राहत दे सकता है। ये बस तब तक मान्य होती है जब तक मुख्य जमानत अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता। ओके, मतलब फौरी राहत के लिए। बिल्कुल। इसी तरह एक मेडिकल बेल भी होती है, जिसका जिक्र आपने शायद सुना हो। हाँ, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत। जी, ये किसी व्यक्ति के गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर दी जाती है। इसमें केस के गुण दोष पर फोकस कम होता है और व्यक्ति के इलाज की जरूरत पर ज्यादा। ठीक है। कई बार ये भी काफी बहस का मुद्दा बनती है, खासकर हाई प्रोफाइल केसों में। तो कुल मिलाकर हमने कई तरह की जमानत समझी, रेगुलर, डिफॉल्ट, एंटिसिपेटरी, इंटरिम और मेडिकल भी। जी, ये सब अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए कानूनी रास्ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर जमानत का अपना एक मकसद है, अपनी शर्तें हैं और अपना कानूनी आधार है। ये सब भारतीय न्याय व्यवस्था के उस मूल सिद्धांत को दिखाता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल भेजना अपवाद। हाँ, कोशिश यही है कि जब तक बहुत जरूरी न हो किसी को कैद में न रखा जाए, खासकर तब तक जब तक गुनाह साबित न हो। बिल्कुल। ये सारी बातचीत सुनने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये जो जमानत के अलग अलग प्रावधान हैं और खासकर अग्रिम जमानत में जो हमने अपवाद और बदलाव देखे, उनको देखते हुए हमारा कानूनी सिस्टम कैसे एक तरफ निर्दोषता की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और दूसरी तरफ समाज की खासकर गंभीर अपराधों में न्याय की मांग के बीच संतुलन बनाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।